हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो असेसमेंट क्राइटेरिया के बारे में। वर्ल्ड में बहुत टाइप के असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं कि एक बेबी जो आपका बन जाता है या ट्रांसफर होता है उसको अलग अलग टाइप से बुलाते हैं लोग। जैसे कि कोई कहता है 311, कोई कहता है 3AA, कोई कहता है ए ग्रेड, कोई कहता है 1 ग्रेड। इन सब का मतलब क्या है? आपको जब एक रिपोर्ट फाइनल मिलती है एम्ब्रियो बनने के बाद या ट्रांसफर होने के बाद, तो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसे अब मैं क्या कहूँ? ये क्यों अच्छा है? और ये क्यों, अगर ए ग्रेड दिया या बी ग्रेड दिया, तो अगर ये बुरा है तो क्यों बुरा है? कितना बुरा है? क्या मैं इसे ट्रांसफर करवा सकती हूँ? या ये बेबी जो ट्रांसफर हुआ है वो इम्प्लांट होगा? तो ये सब डिसाइड करने के लिए आपको एम्ब्रियो क्वालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट ग्रेड देता है, वो क्या ग्रेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे हम देखने वाले हैं वर्ल्ड वाइड क्या कंसेंसस बना है इसके ऊपर और कौन-सी ग्रेडिंग अच्छी होती है। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं एम्ब्रियो असेसमेंट क्राइटेरिया अराउंड द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के कुछ पॉपुलर लोग हैं या जर्नल्स हैं जिन्होंने पब्लिश किया है। जैसे स्पेन की कुछ है, उन्होंने एक कंसेंसस निकाला है, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कुछ बताया। उसके बाद यूके में कुछ चल रहा होता है। प्रो न्यूक्लियर के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए एक अलग ग्रेडिंग है। इन सब की ग्रेडिंग कैसे की जाती है वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो पहले देखते हैं। तो पहला पेज ये कहता है पोस्ट इक्सी, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। आप इक्सी करें या फिर आईवीएफ करें, दोनों ही कंडीशन में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो सेम ही है। बस आईवीएफ जो होता है वो 2 घंटे पीछे चल रहा होता है। ठीक है। तो मान लीजिए जब हमने आईवीएफ किया, तो पहले फर्टिलाइजेशन चेक हुआ। फर्टिलाइजेशन चेक टाइम के हिसाब से देखें तो 17 आवर्स प्लस माइनस 1 आवर होता है। अगर इसे डे वाइज देखें तो ये डे 1 पे हो रहा होता है। सिनगैमी, जहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक साथ मिक्स हो जाते हैं और वो फिर गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियस जो आप नेक्स्ट मैं स्लाइड में दिखाऊँगा, वो सिनगैमी होता है और वो सिनगैमी 23 प्लस माइनस 1 आवर पे होता है। ये भी जो है डे 1 पे होता है। अर्ली क्लीवेज चेक, मतलब मदर और फादर दोनों के न्यूक्लियस जब एक साथ आ जाते हैं, सिनगैमी आ जाता है, उसके बाद वो सेल डिवीजन होना शुरू होता है। ये डिवीजन होता है 26 आवर्स या 28 आवर्स आईवीएफ के केस में, प्लस माइनस 1 आवर। 1 जा चुका है यहाँ तक, डे 2 यहाँ शुरू होता है। डे 2 होता है 44 आवर्स पे और 4 सेल होता है उसमें। डे 3 68 आवर्स में है, जहाँ पे 8 सेल होता है। डे 4 92 आवर्स पे होता है, जिसको मोरला कहते हैं। और डे 5 जो होता है वो 116 आवर्स पे होता है, प्लस माइनस 2 आवर्स, और उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन ये दिखते कैसे हैं। तो सी, ये है डे 1 की स्कोरिंग, जिसको हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियर स्टेज, या फिर इसको 2 पीएन स्टेज भी कहते हैं। 2 पीएन स्टेज इसलिए क्योंकि ये एक प्रो न्यूक्लियर स्टेज है, जो कि आप मान लीजिए ये न्यूक्लियस होगा शायद माँ का और ये है फादर का। ये दोनों इक्वल इन साइज होते हैं और ये न्यूक्लियर प्रिकर्सर बॉडीज होती हैं। इनकी एक स्कोरिंग होती है जिसको बोलते हैं जेड स्कोर। अगर जेड स्कोर 1 है, इसका मतलब कि आपका जो 2 पीएन का स्टेज है, डे 1 का स्टेज है, वो ओके है, वो ग्रेड 1 है, बहुत अच्छा है। अगर वो Z2 आता है, मतलब न्यूक्लियर प्रिकर्सर बॉडीज जो हैं, वो अलाइन्ड नहीं है, एक साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसे इस केस में है। और उसके साथ फिर Z3 आता है, Z4 आता है, जहाँ पे न्यूक्लियर 2 न्यूक्लियस छोटे भी हो सकते हैं। आप ये देखेंगे एक सिमेट्री जो है वो Z1 Z2 होती है, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल है तो उसको कैटेगरी 2 में डालते हैं और इसमें अरेंजमेंट्स जो है वो पेरिफेरल साइड पे नहीं होते। अबनॉर्मल की बात करें तो प्रो न्यूक्लियर या तो 0 कहते हैं, यानी कि कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, या फिर 1 कहेंगे यानी कि अबनॉर्मलिटी है। तो इस तरीके से डे 1 पे बेबीज को डिवाइड किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये जो आप प्रो न्यूक्लियस देख रहे हैं, इनको देख करके ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक एम्ब्रियो जो बना है वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं है। एटलीस्ट आप 60% ऑफ द टाइम करेक्ट हो सकते हो इस प्रिडिक्शन के साथ कि जेनेटिकली बेबी जो एक एम्ब्रियो है वो नॉर्मल है या नहीं।
अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो स्कोरिंग की बात करें, क्लीवेज स्टेज मतलब डे 2, डे 3 यहाँ पे जब बेबी डिवाइड होना शुरू करते हैं उसको क्लीवेज स्टेजेस कहते हैं। ए जो है ग्रेड ए उसे टॉप क्वालिटी कहते हैं। ग्रेड बी जो होता है वो गुड क्वालिटी है। मतलब एम्ब्रियो अच्छा है लेकिन सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने लायक नहीं है। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही एम्ब्रियो है या फिर आपके पास 10 एम्ब्रियो हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है, तो आप टॉप ए क्वालिटी जो है उसको चूज़ करो। एक ही बेबी डालना है तो बी ग्रेड का बेबी आप नहीं डाल सकते। आप बी का अगर डाल रहे हो तो एक साथ आप कोशिश कीजिए 2 डाल दीजिए। अगर आपके पास सी ग्रेड का है, इसका मतलब इम्पेयर्ड एम्ब्रियो क्वालिटी, मतलब जो एम्ब्रियो है वो उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है ये प्रेगनेंसी ना दे। तो ये उस केस में किसी को भी अगर ट्रांसफर करें तो मान लीजिए एक पेशेंट है जो कहता है मुझे सी ग्रेड है लेकिन मुझे ट्रांसफर कर दो। अगर वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो ही हम उसे वो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसमें हम साफ-साफ बता देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस वो लेस देन 50% है। इसीलिए ये सी क्वालिटी जो है वो ऑलमोस्ट ट्रांसफर नहीं ही किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्कार्ड होते हैं। डी की बात करें ग्रेड डी तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि इसको ट्रांसफर करें क्योंकि ये ऐसे ग्रेड के एम्ब्रियो है जो आपको प्रेगनेंसी 101% नहीं देने वाले हैं। ये फॉर श्योर डिस्कार्ड होते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं ये ग्रेडिंग सिस्टम कैसा रहता है, क्या इनमें क्वालिटीज होती हैं कि हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर ग्रेड ए की बात करें तो वो डे 2 में अगर देखें तो वो 4 सेल पे होना चाहिए। अगर उसका फ्रेगमेंटेशन देखें, मतलब एम्ब्रियोज में कुछ सेल्स होते हैं जो ब्रेक होते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है। लेकिन ये जो एम्ब्रियो है इसमें 10% फ्रेगमेंटेशन है। ये देखिए, ये तो बड़ा सेल है लेकिन ये छोटे-छोटे सेल्स है वहाँ पे। तो ये 4 सेल है लेकिन छोटे-छोटे सेल्स हैं वहाँ पे। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आप इस फोटो में देखें तो 10 से 20% इसमें फ्रेगमेंटेशन है। सी यहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन। अगर इसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट, दूसरी बात आती है सिमेट्री की। क्या वो इवन है? यानी कि ये जो ब्लास्टोमेर है वो इवन होने चाहिए। जैसे इस केस में ये देखिए, ये एक अच्छा-सा गोल ब्लास्टोमेर है, ये भी एक अच्छा-सा है, ये भी एक अच्छा-सा है और ये भी एक अच्छा-सा है। इस केस में अगर आप देखें तो वो सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब ये एक बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये फिर छोटा है, ये बहुत छोटे-छोटे, ये फिर थोड़े और बड़े। ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है, सारे के सारे अलग साइज़ के हैं। तो ये असिमेट्रिकल हैं। इसीलिए सिमेट्री अगर होगी यानी कि इवन होगी तो वो ग्रेड 1 होगा, अदरवाइज़ वो ग्रेड 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी क्या है। मल्टी न्यूक्लिएशन, ये जो मैंने न्यूक्लियस की बात की थी, वो न्यूक्लियस हमेशा होते हैं, लेकिन विज़िबल ज़्यादा होते हैं डे 1 पे। डे 2 पे वो उतने विज़िबल नहीं होते। तो जैसे कि आप इसमें देखेंगे, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियस है, राइट? ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ गए। तो ये कोई भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस नहीं होते। कुछ रेयर केसेज़ हैं जहाँ पे मसल हो गया, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये सब रेयर केसेज़ हैं। लेकिन नॉर्मल जो सेल होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 हो गए, ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए एक और न्यूक्लियस है। ये फ्रेगमेंटेशन है जो पीछे से साइड में दिख रहा है। ये डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएशन है ये भी नहीं होना चाहिए। वैक्यूल्स भी नहीं होने चाहिए। ये जो फ़ोटो देखा हमने ये देखिए, ये इसको बोलते हैं वैक्यूअल, इसको बोलते हैं वैक्यूअल। ये आपका डे 5 मिलो है, यहाँ भी है वैक्यूअल। ये जो देख रहे हैं ये वैक्यूअल है। ये क्या है? ये 2 पीएन स्टेज है, ये प्रोन्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये एक न्यूक्लियस है और ये प्रिकर्सर बॉडीज़ हैं। ये दूसरा न्यूक्लियस है जिसके प्रिकर्सर बॉडीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वैक्यूल है। कई बार वैक्यूल और 2 पीएन स्टेजेस में डिफरेंस करना मुश्किल होता है। तो मैं एक सिंपल उसका एक छोटा-सा ट्रिक बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियस होता है सॉरी ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की डेप्थ उसकी जो गहराई होती है वो ज़्यादा होती है। उसकी बाउंड्रीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको दिखेंगी। अगर आप इसको देखें, इसकी बाउंड्री उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। ये बहुत ही ईज़िली फेड हो जाते हैं, लेकिन वैक्यूल्स हमेशा रहते हैं। ठीक है? ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है ज़ोना पेलोसिटा। ज़ोना पेलोसिटा आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जैसे यहाँ पे है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ज़ोना पेलोसिटा, लेकिन ये बहुत थिक है।
यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये अलग-अलग मेज़रमेंट है एक ज़ोना की। जैसे ये देखिए, ये ज़ोना है, ये नॉर्मल है, ये ज़ोना है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसको देखिए ये बहुत ज़्यादा मोटा है। अगर ये इतना ज़्यादा मोटा होगा, तो स्पर्म जो है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और अगर स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो फर्टिलाइज़ भी नहीं करेगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है सिर्फ़ ज़ोना थिक होने की वज़ह से फर्टिलाइज़ेशन नहीं होता, आप कंसीव नहीं कर पाते, ओके? और यहाँ पे आप देखें तो कई बार थिन थिक का मिक्सचर होता है, कहीं थिक है, कहीं थिन है, तो ये भी एक कंडीशन आती है। इसीलिए अगर आप एक ग्रेड 1 एम्ब्रियो देखें, तो वो आइडियल होता है। डे 2 पे वो 4 सेल होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन लेस देन 10% होना चाहिए, सिमेट्रिकल इवन होना चाहिए, मल्टीन्यूक्लिएशन नहीं दिखना चाहिए, वैक्यूल्स नहीं होने चाहिए और ज़ोना पेलिसिटा नॉर्मल होना चाहिए, ना कि वो ना ज़्यादा थिन, ना ज़्यादा थिक। थिन होने का भी प्रॉब्लम ये है, अगर वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा और फिर वो कहीं भी जा कर के अटैच हो जाएगा आपके यूट्रस से पहले वो फ़्लोपियन ट्यूब्स में भी अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके? तो ऐसे ही करके ग्रेड बी होता है, सी होता है, डी होता है, जहाँ पे जो सिवियरिटी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, सिमेट्रिकल है, मल्टीन्यूक्लिएशन नहीं है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है। सी में अगर आप देखें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन भी है, सिमेट्री भी खराब है, उसमें कुछ वैक्यूल्स भी आ रहे हैं, ज़ोना पेलोसिटा भी अबनॉर्मल है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम या मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से ग्रेड्स जो हैं, नीचे की तरफ होते जाते हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें कि डे 3 एम्ब्रियोज़ को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो पहले ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये ब्रिटिश फर्टिलिटी सोसाइटी का एक जर्नल से लिया है, जहाँ पे वो जो ग्रेडिंग करते हैं, वो थोड़ी-सी ऑपोज़िट है। अगर आप ब्लास्टोमेर की साइज़ देखें, तो साइज़ के हिसाब से अगर वो रेगुलर और इवन डिवीज़न का है, तो उसे 4 बोलते हैं। यूजुअली अभी जो हम देख रहे थे, वो देख रहे थे कि ए ग्रेड या 1 होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो 4 देते हैं। अगर वो थोड़ा और खराब हुआ तो 3, फिर और खराब हुआ तो 2 और खराब हुआ तो 1 और फ्रेगमेंटेशन में भी उल्टा होता है, अगर 10% फ्रेगमेंटेशन है तो 4, 3, 2, 1 ऐसे। लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इस टाइप की ग्रेडिंग करते हैं, यूजुअली ये ब्रिटिश सोसाइटी में ज़्यादा होता है। इंडियन मेडिकल साइड में इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, हम एक कंसेंसस फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं इस्तानबुल कंसेंसस जो कि 2011 में हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या होता है। सी ये है कंसेंसस जिसमें स्कोरिंग की गई है। इसमें ग्रेड 1 या गुड रेटिंग उसको दी जाती है जो लेस देन 10% फ्रेगमेंटेशन हो, जो हमने पहले देखा। स्टेज स्पेसिफिक सेल साइज होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि स्टेज डे उसका 2 है, तो उसका सेल्स जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 4 है। ओके? अगर डे 3 होगा तो वो 8 होगा, है ना? वो थोड़ा बहुत आस-पास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा वेग नहीं होता। 2 में देखें तो ये फेयर कंडीशन में आता है और उसमें फ्रेगमेंटेशन देखिए आप थोड़ा-सा बढ़ जाता है, स्टेज स्पेसिफिक नहीं होता है सेल साइज़ के और न्यूक्लियस जो है वो भले ही ज़्यादा ना हो क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएशन मतलब जेनेटिक अबनॉर्मलिटी। तो ये अगर कहीं भी आ जाता है तो वो सीधा 3 ग्रेड में जाता है। ठीक है? सी एविडेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएशन डायरेक्टली 3 में आ जाता है, पुअर कंडीशन में आता है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि मल्टी न्यूक्लिएशन है मतलब जेनेटिक अबनॉर्मलिटी आ चुकी है, राइट? ओके। डे 4 की अगर बात करें तो कंसेंसस ये कहता है डे 4 में भी आप रेटिंग वैसे ही करते हो 1, 2, 3, 4 और जो ग्रेड्स होते हैं रेटिंग होती है गुड, फेयर एंड पुअर। उसमें चेंजेस क्या होते हैं? डे 4 जो होता है वो एंटर इनटू अ 4 राउंड ऑफ क्लीवेज। 4 राउंड ऑफ क्लीवेज मतलब ये 1 राउंड ऑफ क्लीवेज इसके बाद होगा, राइट? सिनगामी के बाद जो फर्स्ट क्लीवेज होता है 2 सेल स्टेजेस के लिए वो होता है। उसके बाद 2 के बाद जो 4 होता है वो सेकंड राउंड ऑफ क्लीवेज होता है। फिर 8 होता है, थर्ड राउंड ऑफ क्लीवेज। उसके बाद 16 होता है, फोर्थ राउंड ऑफ क्लीवेज और फोर्थ राउंड ऑफ क्लीवेज के बाद वो कुछ ऐसा बन जाता है। फोर्थ राउंड ऑफ क्लीवेज जब ब्रेक होते रहते हैं, उसके बाद वो सारे के सारे एक साथ मर्ज होना शुरू होते हैं और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सी ऐसे लाइक अ बंच, एक पंच के जैसा, एक बंच के जैसा पूरा दिखता है। ये देखिए, पूरा का पूरा। अब फेयर कंडीशन किसको कहेंगे? फेयर कंडीशन उसको बोलेंगे फोर्थ राउंड ऑफ क्लीवेज तो हुआ, लेकिन जो कंपैक्शन है इन्वॉल्व्स मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब
पूरा का पूरा एम्ब्रियो का वॉल्यूम इंक्लूड नहीं किया जा रहा। ये देखिए, अगर आप ये देखें तो ये पूरा एम्ब्रियो है, राइट? ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, लेकिन जो बेबी बनेगा, वो सिर्फ यही बनेगा। ये जो आप देख रहे हो या ये साइड की जो चीज़ें देख रहे हो, ये एक्सक्लूडेड सेल्स हैं। यानी कि इन सेल्स को ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं या फिर इसमें आप इसको देख रहे हो, ये सेल एम्ब्रियो का पार्ट नहीं बनेंगे। ये एज़ इट इज़ बाहर रह जाते हैं। मैं आगे एक फ़ोटो में आपको दिखाऊँगा कि बाहर जो सेल रह जाते हैं उसको क्या कहते हैं। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो, ये डे 5 ब्लास्टोसिस्ट है। इसमें आईसीएम है और ये ट्रोफेक्टोडर्म है। तो ये पूरा एक एम्ब्रियो है। ये अगर एम्ब्रियो डेवलप होगा ब्लास्टोसिस्ट में, तो ये पूरा ऐसा बनेगा। ग्रेड 3 की अगर बात करें पुअर क्वालिटी, तो इसमें कॉम्पैक्शन जो होता है वो हाफ ही होता है। बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो जो है वो छूट चुका होता है, राइट? 2/3 ऑफ सेल रिमेन इन एज डिस्क्रीटेड ब्लास्टोमेर्स। ओके, ये देखिए। अब आती है बात डे 5 की। सी, यूजुअली जो बेबीज को ट्रांसफर किया जाता है वो 2 स्टेजेस में किया जाता है। पहला डे 3 में, दूसरा डे 5 में। कई बार लोग डे 4 में भी ट्रांसफर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? डे 3 देखिए, डे 3 में डिस्टिंग्विश करना कि कौन-सा सेल अच्छा है, ये बहुत ईज़ी है। उसमें न्यूक्लियस चेक करना, वैक्यूओल चेक करना, ये बहुत ईज़ी है। हमने यहाँ पे देखा। सी, इसमें कोई भी चीज़ देखना है आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। डे 4 में प्रॉब्लम ये होती है कि ये बंच एज़ अ बंच बन जाते हैं। इनमें कुछ कई बई बार ऐसा होता है कि वो इसी सेल में से अरेस्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, ये आगे जा रहे हैं या नहीं। डे 5 की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बताता है कि ये मेरे ट्रोफेक्टोडर्म्स हैं, ये है मेरा इनर सेल मास जिसको मैं बेबी में कन्वर्ट करूँगा। ये जो बाहर दिख रहा है उसको बोलते हैं ज़ोना पेलोसिटा। अब ये जो ज़ोना पेलोसिटा है ये थिन होता जाता है, पतला होता जाता है और ब्रेक करता है और हैच आउट होता है। तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। इसलिए कई जगह पे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डे 3 और डे 4 ना करके सीधा डे 5 के एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली बताता है कि कौन सा पार्ट क्या बनेगा और कितना हेल्दी है वो। ओके, और ये बहुत सारे सेल चेक पॉइंट्स को क्रॉस कर चुका है और ये मैक्सिमम स्टेज है जहां तक हम एक एम्ब्रियो को, एक बेबी को हमारे लैब के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए डे 5 बहुत ज्यादा हाईली स्टडीड है और इसीलिए जो कंसेंसस होता है उसमें डे 5 को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। तो आइए अब हम देखते हैं डे 5 में क्या ग्रेडिंग होती है और क्यों होती है। 2 टाइप की डिविजन्स हैं। पहला है गार्डनर डेविड गार्डनर की ग्रेडिंग सिस्टम और दूसरा है इस्तानबुल कंसेंसस 2011। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो इस्तानबुल कंसेंसस है वो कहता है अर्ली ब्लास्ट इज ग्रेड 1, ब्लास्टोसिस्ट इज ग्रेड 2, expanded blastocyst is grade 3 and 4 is hatched or hatching blastocyst. That's it. अगर आप गार्डनर में पढ़ने जाएं तो गार्डनर 5th स्टेज और 6th स्टेज भी लाता है जहां पे वो कहता है 5 is hatching and 6 is hatched out। तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड एक ग्रेडिंग सिस्टम दिखाता है, लेकिन उसमें एक कमी ये है कि वो टाइम बेस्ड नहीं है। आप इस्तानबुल कंसेंसस में अगर जाएँ, वो टाइम बेस्ड है। वो आप टाइम के हिसाब से उसे काउंट करते हो कि अगर चलो 17 आवर्स हो गए, दिस इज़ इट शुड बी 2 पीएम। लेकिन गार्डनर क्या कहता है, डे 1 हो गया, इट इज़ 2 पीएम स्टेज। लेकिन डे 1 तो आपका सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। अगर मैं आज की डेट लूँ, तो आज सुबह भी डे 1 होगा मेरे किसी एक एम्ब्रियो का और शाम को भी सेम एम्ब्रियो का डे 1 होगा। इसलिए टाइम बाउंड करना था कंसेंसस में लोगों को, साइंटिस्ट को। इनफैक्ट डेविड गार्डनर की भी बहुत सारी ग्रेडिंग सिस्टम्स को उसमें लिया गया था। तो अभी जो आप ये देख रहे हो ग्रेडिंग सिस्टम, ये है इस्तानबुल कंसेंसस का। आईसीएम की अगर बात करें, आईसीएम अगर ग्रेड 1 हो और उसकी रेटिंग गुड दे रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा दिखता होगा? वो कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे प्रोमिनेंट इनर सेल मास होगा, ट्रोफेक्टोडर्म होगा, ओके, विद मेनी सेल्स। ट्रोफेक्टोडर्म्स में बहुत सारे सेल्स होंगे। ये भी जो आप देख रहे हो इधर भी सेल्स हैं, बीच में कैविटी है, ओके। और जो इनर सेल मास है वो टाइटली अडहेर टुगेदर, ओके। ये जो सेल्स हैं ये काफी टाइटली एक साथ बंधे हुए होते हैं, जैसा आप इस सेल में भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ जो देख रहे हैं अर्ली ब्लास्ट में, यहाँ पे सेल थोड़े से लूज बाउंड है और यहाँ पे भी कम सेल्स है। धीरे धीरे ये टाइट होता जाता है इनर सेल मास
और ये जो ट्रोफेक्टोडर्म है, वो नंबर ऑफ सेल्स उसके बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम है। आईसीएम में ग्रेड 2 या फेयर क्वालिटी का एम्ब्रियो देख रहे हैं, उसमें होता ये है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो इनर सेल मास के सेल्स हैं, वो बहुत ही ईज़िली दिखता है आपको कि अच्छा ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कौन-सा सेल क्या है। जैसे यहाँ भी, ये भी बहुत टाइटली पैक्ड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन-सा सेल कौन-सा है, राइट? 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन नहीं सकते। यहाँ आप गिन सकते हो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इधर कुछ सेल्स हैं। तो ये जो कम बाइंडिंग है, इसको लोअर ग्रेड का सेल या एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है? पुअर में बहुत ही ईज़िली बहुत कम सेल्स होते हैं और बहुत ही ईज़िली आप उसको काउंट कर सकते हो। प्रोफेक्टोडर्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक साथ कलेक्टिवली जुड़े हुए होते हैं, दीज़ आर गुड। कम होंगे, जितने कम होंगे, जितने लूज़ली पैक्ड होंगे, उसको बोलेंगे फेयर एंड पुअर, ओके? ओके, तो ये आते हैं हम और ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए कि कैसा होता है। तो अगर ट्रोफेक्टोडर्म गुड की बात करें तो ये देखिए, इसको बोलते हैं गुड। सी यहाँ पे एक सेल है, इधर एक सेल है, यहाँ एक सेल है, ये है, ये है, ये है, ये है, इधर। वो पूरे सेल्स बहुत सारे सेल्स हैं, सी इधर सारे। लेकिन बी की बात करें तो बी ये देखिए, इधर एक सेल है, आपको यहाँ एक सेल दिख रहा है, यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है? इधर एक सेल दिख रहा है, इधर एक बड़ा सेल दिख रहा है, छोटा सेल दिख रहा है, इधर कुछ सेल है। यानी कि नंबर ऑफ सेल जो है वो कम दिख रहे हैं, ठीक है? आप सी ग्रेड में आएँगे तो ये देखिए यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, इधर भी एक छोटा-सा सेल है, बाकी ये सारा गायब है। इधर ट्रोफेक्टोडर्म है ही नहीं। तो ये ऐसे जो एम्ब्रियो होते हैं, ये आपको इम्प्लांट नहीं होते। इनकी इनर सेल मास भले ही अच्छा है, यानी कि बेबी जो बनेगा वो अच्छा है, लेकिन अगर वो बनेगा तब ना जब वो इम्प्लांट होगा। वो इम्प्लांट ही नहीं होगा ट्रोफेक्टोडर्म की वजह से, तो वो बेबी बनेगा कैसे? इसलिए मिसकैरेज जो प्रेगनेंसी नहीं आती है, इनिशियली बीटा एसएचजी पॉजिटिव नहीं आता, वो इन ग्रेड ऑफ एम्ब्रियोज की वजह से होता है। ट्रोफेक्टोडर्म अगर अच्छा ना हो तो। अगर हम बात करें आईसीएम की ग्रेड ए गुड एम्ब्रियो की, तो ये देखिए, ये है इनर सेल मास जो कि हाइली पैक्ड है। नंबर ऑफ सेल आप गिन नहीं सकते, बहुत सारे सेल्स हैं जो टाइटली पैक्ड है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे लोकेटेड है। बी की बात करें तो ये देखिए, छोटा सा इनर सेल मास है। आईसीएम बहुत ही छोटा हो जाता है। देखिए, जैसे-जैसे ब्लास्टोसिस्ट बढ़ता है, इनर सेल मास और टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन इतना भी पैक नहीं हो जाता कि ये बहुत छोटा हो जाए। इतना छोटा ठीक है, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए उसे, ठीक है? तो ये छोटा हो रहा है और आप सी में देखेंगे ये छोटा भी है प्लस इसके सेल्स भी इधर-उधर है। आप काउंट कर सकते हो अच्छा ये एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है। तो ये एक अच्छा आईसीएम नहीं है। तो आपको इम्प्लांट तो हो जाएगा बेबी क्योंकि ट्रोफेक्टोडर्म अच्छा है, लेकिन बेबी बड़ा नहीं होगा क्योंकि इनर सेल मास खराब है। ठीक है? तो इस केस में जो अबॉर्शन हो जाता है वो इस केस में होता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इनर सेल मास और ट्रोफेक्टोडर्म दोनों ए ग्रेड के होंगे तो कैसा होगा, बी ग्रेड के कैसे होंगे तो कैसा होगा, सी होगा तो कैसा होगा, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये गार्डनर को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ये उसके हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं मत देना कि गार्डनर का कैसा होता है और इस्तानबुल कैसा होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ नंबरिंग का डिफरेंस है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ। ओके? तो स्टार्ट करते हैं। सी ये तो मोरेला हो गया। उसके बाद जब ये एंटर करता है, अर्ली ब्लास्ट देखिए ऐसा दिखता है। ये इनर सेल मास हो गया और ये है ट्रोफेक्टोडर्म। काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। आप बी ग्रेड में देखेंगे तो आप इनर सेल मास को आप काउंट कर सकते हो और सी ग्रेड देखोगे तो इनर मास यहाँ पे है, इनर सेल मास और ट्रोफेक्टोडर्म देखो गायब है। राइट? यही चीज़ तो हमने बात की थी कि सी में सेल जो होंगे वो कम हो जाएँगे और बी में सेवरल और लूज़ली पैक्ड सेल्स होंगे, है ना? और ए ग्रेड में न्यूमरस एंड टाइटली पैक्ड होगा अगर इनर सेल मास होगा और जो ट्रोफेक्टोडर्म है वो मेनी टाइटली पैक्ड सेल होंगे। अगर आप ब्लास्टोसिस्ट की बात करें यानी अर्ली के बाद थोड़ा और एक्सपैंड होता है तो ये देखिए इनर सेल मास थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो गया, यहाँ थोड़ा बड़ा था, थोड़ा और छोटा हो गया। और यहाँ पे ट्रोफेक्टोडर्म है। एक्सपैंडेड ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ये रहा इनर सेल मास और ये रहा ट्रोफेक्टोडर्म। बहुत सारे ट्रोफेक्टोडर्म। अगर बी में बात करें तो ये देखिए इनर सेल मास यहाँ पे है और ट्रोफेक्टोडर्म आप देख सकते हैं बहुत खराब है और सी में देखेंगे तो इनर सेल मास भी छोटा-सा है और ट्रोफेक्टोडर्म ऑलमोस्ट नहीं है। अगर आप हैच्ड ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है हैचिंग। ये आपका ज़ोना पेलोसिटा है और ये आधा एम्ब्रियो यहाँ पे है, इनर सेल मास यहाँ है और ये आधा निकल चुका है।
लेकिन बी ग्रेड में देखेंगे इनर सेल मास तो है, लेकिन ट्रोफेक्टोडर्म देखो कैसा है, पतले-पतले हैं बहुत सारे और बहुत ही अजीब से दिख रहे हैं, बहुत डॉट-डॉट्स आपको ग्रैन्युलेशन दिख रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको। और इसमें अगर आप सी ग्रेड में देखेंगे तो आपको इनर सेल मास कहीं दिखेगा ही नहीं। ये सारा ट्रोफेक्टोडर्म है, आईसीएम गायब है। ओके? इसलिए भी ये सी ग्रेड है। अगर आप फुल्ली हैश्ड ए ग्रेड देखेंगे तो ये देखिए, ये आईसीएम है और ट्रोफेक्टोडर्म देखिए, कितने सारे सेल्स हैं। ये ज़ोना पेलोसिटा है, खाली। बी ग्रेड में आप देखोगे या सी ग्रेड में देखोगे तो हर एक चीज़ आपको बहुत कम दिखेगी। आईसीएम पूरा फैला हुआ है, ट्रोफेक्टोडर्म पतले हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है। ये सारा डिफरेंस है। ये आया। ये आया हमारा गार्डनर और स्टानेबल कंसेंसस में डिफरेंस। सी अगर गार्डनर है तो कहेंगे 3-1-1, लेकिन अगर ये स्टानेबल कंसेंसस के हिसाब से जा रहा है तो हम उसे कहेंगे 2-1-1। यानी कि जो ग्रेडिंग है मैंने पहले बताया, आप गार्डनर में देखेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इसके बाद एक छोटा और होता है जिसमें हल्का सा हैचिंग होता है, उसको बोलते हैं 4। इसके बाद इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 6। ठीक है? लेकिन अगर स्थानेबल कंसेंसस है तो क्या बोलेगा कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दैट्स इट, 3। और अगर 4 बोलना है तो इन दोनों को मिला के सीधा बोलेंगे 4। वो जो मैंने पहले बताया एक बडिंग वाला है, वो इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस इज 1, 2, 3 और इन दोनों को मिला के कहेंगे 4। तो यहाँ पे भी मैं वही दिखा रहा हूँ कि अगर जैसे ये है 4AA गार्डनर कहता है तो स्थानेबल कंसेंसस उसे कहेगा 3-1-1। अगर ये 5AA है तो स्थानेबल कंसेंसस क्या कहेगा? इसको कहेगा 4-1-1, दैट्स इट। वो 5 तक जाता ही नहीं है। ये हैश्ड आउट है, इसको ये कह रहे हैं 6-1-1, 6AA कह रहे हैं। स्थानेबल क्या कहेगा? 4-1-1। फिर से, क्यों? क्योंकि ये भी हैचिंग है, ये हैचिंग है और ये हैश्ड है। तो वो कहता है नहीं, दोनों को सेम कैटेगरी में रखो। बस यही डिफरेंस है। थोड़ा-सा 4 तक वो पीछे चलते हैं और 5 और 6 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके? अगर बी ग्रेड की बात करें तो ये कह रहा है 6BB और इस्तानबुल कहेगा 422, दैट्स इट। इसमें नंबर है, इसमें नंबर प्लस अल्फाबेट है। ओके? तो और ये पुअर क्वालिटी के आपके एम्ब्रियोज हैं। इसमें 5AC लिखा है तो उसको कहेंगे इस्तानबुल के हिसाब से 413। तो ये था आज के वीडियो का एंड। फ्रेंड्स, ये जो आप ग्रेडिंग सिस्टम देख रहे हो, ग्रेडिंग सिस्टम रहती इसीलिए क्योंकि जब हम किसी बेबी को डालने के लिए सेलेक्ट करते हैं कि मैं 10 हैं, उनमें से कौन-सा डालूँ, तो मैं ऑब्वियसली कुछ जो खराब है उनको साइड करूँगा और जो अच्छे हैं, जो थोड़े बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि उन्हें स्टैंडर्डाइज़ किया जाए। आप अगर एक पेशेंट होके सुन रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रेड जब हम देते हैं, ये 2 3AA दें या 211 दें, उसका मतलब क्या है? और अगर आप एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, तो आपके लिए भी ये स्टैंडर्डाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ इस्तानबुल कंसेंसस इज़ द बेस्ट टू स्टैंडर्डाइज़ दैट। अदरवाइज़ अगर आप कोई दूसरे कंसेंसस भी फॉलो करते हैं, दैट इज़ ओके अनलेस यू फॉलो द गाइडलाइंस एंड यू सेलेक्ट द राइट एम्ब्रियो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।